आई डोंट नो, आएगी नहीं आएगी। स्टार्ट कर लेते हैं, आएगी तो मैं दोबारा करवा दूंगी। सो क्लास ट्वेल्थ में हमें दो इकोनॉमिक्स है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक माइक्रो एंड एक इंडियन इको। कहीं आवाज कट हो या कुछ भी हो तो मुझे बता देना। दोनों कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की है। इसका एक ब्लूप्रिंट देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले 1 to 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क के होंगे, तो इसलिए तुम्हें अपना साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर 11th और 12th जो क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का होता है, एंड 13 से 15, 13, 14 एंड 15 ये 4 मार्क के होंगे। देन 16 एंड 17 यानी कि दो क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के होते हैं। टोटल ये 40 मार्क्स का हो गया जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछेंगे, और सेम यही प्रोसीजर इंडियन इको का है। ठीक है। अच्छा ये तो मुझे, कृति तुमने ट्यूशन ली थी लास्ट ईयर कि फर्स्ट टाइम है ये, मतलब इकोनॉमिक्स की नहीं ली? अच्छा, तो कुछ पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है? मतलब इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो होती क्या है? मतलब अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट भी होते हैं, एक तुम पढ़ चुके हो माइक्रो और एक मैक्रो जो हमें ट्वेल्थ में करना है। बट इकोनॉमिक्स क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि तुमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, तो क्या बोलोगे? जो भी पता है वो बताओ। इकोनॉमिक्स में हम हमारी कंट्री में जो भी फैक्टर्स है उसको पढ़ते हैं कि लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, और इन सबको कौन कितने क्वांटिटी में कर रहा है, वो सब इकोनॉमिक्स से पढ़ेगी। ठीक है, ये रही इसकी डेफिनेशन। आज मैं इंट्रोडक्शन है तो मैं ऐसे करवा रही हूँ, कल से जब अकाउंट्स और ये सब करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर करेंगे। आज इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ऐसी पीडीएफ बना लिया छोटी सी। सो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। अब सोशल साइंस से क्या मतलब है, मतलब सोशल साइंस क्यों बोलते हैं इकोनॉमिक्स को? इसका आंसर नैना देगी। हाँ अरे नैना बताओ, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? पढ़ रखा है लास्ट टाइम। हम्म। हाँ, तो कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। क्यों है? क्योंकि उसमें हम एक ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्सेप्ट, वो कैसा बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे ना, तो इसलिए इकोनॉमिक्स सोशल साइंस बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्या स्टडी करती है? हाउ पीपल इंटरेक्ट विद वैल्यू, यानी कि आपस में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोड्यूस का ये चीज करते हैं तब लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब, और कंजप्शन, यानी कि ये तीन मेन कैटेगरी है जिसमें हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है। उसके आगे है इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एजेंट, यहाँ पे वर्ड आया है कि इकोनॉमिक्स में हम कैसे इकोनॉमिक एजेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो पार्ट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन या प्रोडक्शन में। जैसे हम कंज्यूमर है तो हम क्या करेंगे? डिसाइड कि हमें कितना कंज्यूम करना है ना, मतलब कि हमको कितना चाहिए। तो हम भी एक इकोनॉमिक एजेंट हो गए क्योंकि हम कंजप्शन के पार्ट में ले रहे हैं। ऐसे ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो भी इस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन में पार्ट लेते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक एजेंट। समझ में आया इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? यस बोल देना। इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है। निमित एंड नैना।
वंशिका नहीं आई ना, मुझे पता नहीं चल रहा। नियमित नैना, इकोनॉमिक एजेंट समझ में आगे क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट। साथ साथ डाउट पूछना कुछ हो तो, और कोई डिस्टरबेंस हो तो भी बता देना। अब इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी एंड मैक्रो हमें इस साल पढ़नी है। माइक्रो में क्या होता है, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है, एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक सोसाइटी में जो जो चीजें हो रही है वो सारी माइक्रो में आएगी। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है एक इकोनॉमी में, वो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में हम एग्रीगेट पढ़ते हैं, जैसे अगर टोटल डिमांड, अगर हम एक फर्म की डिमांड देख रहे हैं तो आएगी माइक्रो। हम बहुत सारी फर्म की डिमांड को इकट्ठा कर दे, वो आ जाएगी मैक्रो में। यानी कि मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, माइक्रो जो स्मॉल कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। इसकी दोनों की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। माइक्रो, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक इंडिविजुअल की जब हम बात करेंगे, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल फर्म हो, तो हम क्या उसको किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में। जो 11th में कर चुके हैं वो नहीं करना अब हमें। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल पूरी इकोनॉमी को जो हम पढ़ेंगे वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो मैक्रो बेस्ड रहेगा, हमें माइक्रो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और एवरेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। यानी जो भी सारे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पढ़ सकते। मैं हम पूरी इकोनॉमी में देखते हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। नेशनल इनकम, पूरे हमारी कंट्री कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वो भी हम पूरे इकोनॉमी की देखेंगे ना। जब एक इंडिविजुअल की बात करेंगे इनकम की, वो माइक्रो में आएगी, लेकिन हम पूरी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो मैक्रो में आएगी। ठीक है, और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डिवाइड हुआ, मैक्रो, जिसका मतलब है लार्ज। तो मैक्रो का मतलब है लार्ज पे हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना, यानी कि पूरी होल कंट्री के बारे में पढ़ना। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल सेविंग, ये सब मैक्रो में पड़ेगी। अभी तक जो पढ़ाया कुछ पूछना है? अभी मेन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए कि क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कोई बताएगा तीनों में से? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? नैना, जतिन, निमित, अभी अभी बताया मैंने, कुछ तो समझ में आया होगा। यानी इन शॉर्ट मैं बोलूं तो स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को हम एक की तरह पढ़ते हैं तो वो मैक्रो में पढ़ेंगे। हम उसमें कुछ अलग अलग नहीं पढ़ते, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। किसी को याद है सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। हाँ, वे ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गई ना, कितना प्रोड्यूस करे, कैसे करे। अब जो पूरी जो माइक्रो है इकोनॉमी, उसमें क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो है इनकम कैसे निकालनी है और एम्प्लॉयमेंट कैसे निकालनी है। इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की वो यही है कि कैसे इनकम को बढ़ाए और कैसे एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये नोट्स मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पर। कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो वो लिख लेना ताकि कुछ भूलो ना। समझ आ गया जतिन, कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन है। सबसे फर्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं?
पता है किसी को? मैं तो बताऊंगी, उससे पहले किसी को पता हो कुछ तो, कुछ आइडिया हो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में? नहीं पता। इंटरमीडिएट वो गुड होते हैं जिसको हम कंज्यूम नहीं करते, यानी कि जिसको हम उसके अंदर है तो हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। अगर मिल्क को मैं यूज कर रही हूँ तो वो तो हो जाएगा फाइनल गुड, लेकिन अगर मिल्क से हम कुछ और बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्ड बना रही हूँ, तो मिल्क वहां पे ऐसे कैसे एक्ट करेगा? इंटरमीडिएट गुड। यानी कि वो गुड जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में लगाते हैं, या फिर जिसको मैं रीसेल के लिए लाई हूँ, अपने कंजप्शन के लिए रीसेल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे स्टेशनरी का सामान है, तो मैं चौक ये सब लेकर आ रही हूँ, चौक, व्हाइट बोर्ड, रजिस्टर, ये सब मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि मैं इसको रीसेल करूंगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो दिखाती हूँ तुमको। फर्स्ट, कि वो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहे हो, या सेकंड रीसेल के पर्पज से हो। अगर ये दो पॉइंट है तो वो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। गुड्स विच आर, ये फर्स्ट लाइन पढ़ो, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलने के लिए। या तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा रहे हो, या मुझे उसको रीसेल करना है, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अब रीसेल के आगे ना एक वर्ड लिखा हुआ है, रीसेल इन द सेम ईयर। ये याद रखना है कि उसको मैं अगर रीसेल कर रही हूँ तो सेम ईयर में। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्टेशनरी का लाई लास्ट ईयर, मतलब कि जब एंड आया ईयर का तब मेरे पास कुछ सामान पड़े हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होएंगे, वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। तो इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रीसेल इन द सेम ईयर, मैं उसको सेम ईयर में ही बेच दे रही हूँ, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। और नीचे देखो ब्लैक जो हाईलाइट हो रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, दो टाइप के गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल भी होते हैं वैसे तो, लेकिन अभी मैं ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल की बात करूँ तो क्या होते हैं? निमित पता है ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स? ये शायद पढ़ रखा है, शायद नाइन्थ में था। ड्यूरेबल गुड्स, नैना पता है ड्यूरेबल, जतिन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स? हम्म। यानी कि ड्यूरेबल, हाँ सही है, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जो जल्दी जल्दी खराब हो जाएंगे, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स में फर्स्ट कौन सा आएगा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, एक एक वर्ड ध्यान रखने वाला है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये साल में ही खत्म हो जाते हैं ना, ये ज्यादा टाइम नहीं चलते, कोल, फ्यूल, ये सब कौन से हो गए? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि इसको कंज्यूम कर लेता है प्रोड्यूसर एक साल के अंदर सामान बनाने में। सेकेंड, गुड्स लाइंग विद द ट्रेडर्स फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, ये पहले भी मैंने समझा दिया। जो ट्रेडर्स कौन होते हैं, सामान बेचते हैं, उनके पास गुड्स पड़े हैं जो वो इसी साल रीसेल कर देंगे। ठीक है। एंड लास्ट, ड्यूरेबल गुड्स जो मिलिट्री पर्पस के लिए पड़े हैं गवर्नमेंट के पास, जो वो मिलिट्री में यूज करेंगे आने वाले टाइम में, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उसको फाइनल नहीं मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी उसको यूज नहीं किया, उसको फ्यूचर में यूज करेगी। तो तीन कैटेगरी है इंटरमीडिएट गुड्स की। फर्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करेगा, गुड्स जो ट्रेडर्स के पास पड़े हैं जिसको वो रीसेल करेगा सेम ईयर में, एंड थर्ड, ड्यूरेबल गुड्स जो मिलिट्री पर्पस के लिए गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? कुछ डाउट है? यस नो बोल दिया करो ताकि मैं आगे करूं। जतिन और निमित। हाँ,
रेडी फॉर यूज तो है लेकिन अभी यूज नहीं किया गया, तभी मैंने तभी रिपीट किया था कि गवर्नमेंट उसको फ्यूचर में यूज करेगी, अभी यूज नहीं किया। जो उनके पास यूज करने के पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, एक तो मैं तुमको एग्जांपल दिया था जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मिल्क लेकर आते हैं या कुछ भी चीज लाते हैं वो फाइनल गुड्स में आएगी। सेकंड जो में, ये तो इजी है, जो दूसरा याद रखना है वो याद रखना है इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, मतलब ड्यूरेबल गुड्स। ऊपर हमने पढ़ा नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो प्रोड्यूसर रखते हैं वो आएगी इंटरमीडिएट गुड्स में। जो ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूसर अपने पास लेकर आएगी वो आएगी फाइनल। ड्यूरेबल में आ गया, जैसे कि अगर अपना एग्जांपल ले लेते, ट्यूशन सेंटर अगर मेरा, तो उसमें मैं ट्यूशन चेयर्स लेकर आऊंगी। चेयर्स मैं बेचने का काम नहीं करती उसको, ना मैं उसको किसी फर्दर प्रोडक्शन में, मतलब उसको कुछ चेंज भी नहीं करूंगी, है ना, मतलब वो पड़े हुए हैं मेरे पास। अगर तुम्हारे पास अकाउंट थी तो तुमने असेट्स पड़ी होगी, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट, जिसको हम बहुत टाइम तक के लिए रखते हैं अपने पास, बेचते नहीं है, वो सारी की सारे फाइनल गुड्स में आएंगे, इंटरमीडिएट में नहीं आएंगे। समय, जैसे मशीन, जो अगर हम उसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग वाले की, तो मशीन्स, लैंड, प्लांट्स, ये सब के सब फाइनल गुड्स में आएंगे, इंटरमीडिएट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन चीजों को वो एक साल के अंदर अंदर नहीं बेचेगा, उनसे वो मैन्युफैक्चर करेगा, उसको नहीं बेचेगा सामानों को, तो वो सारे के सारे फाइनल गुड्स में आएंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट लगाता है प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट किन चीजों पर लगाएगा वो? प्लांट खरीदता है, कोई लैंड खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, कोई मशीन्स लेकर आता है, फर्नीचर लेकर आता है, वो सब वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखता है और उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, उसको रीसेल नहीं करेगा, तो वो भी फाइनल गुड्स में आएंगे, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अभी फाइनल गुड्स के भी दो पार्ट पड़ेगी, लेकिन पहले फाइनल गुड्स क्लियर होना चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या है। एक तो फाइनल गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, दूध ले आए, आटा ले आए, दाल सब्जी, ये सब फाइनल गुड्स में आएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं अपने घर में टीवी लेकर आ रही हूँ वो भी फाइनल गुड्स है। उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर अपने फिक्स एसेट को यूज करता है बिजनेस में वो भी फाइनल गुड्स में आएगा, इंटरमीडिएट में नहीं आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिक्स एसेट को इंटरमीडिएट लिख देते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर उससे कुछ सामान बना रहा है, लेकिन वो एक साल में बेच थोड़ी ना देगा मशीन को या बिल्डिंग को या लैंड को, तो वो फाइनल गुड्स में आएंगे। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब इसमें भी देखो नीचे तीन पॉइंट्स लिखे हैं कि फाइनल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑल ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर दोनों फाइनल है क्योंकि वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो मैं टीवी भी लाऊंगी वो ड्यूरेबल हो गया, वो भी फाइनल है। जो खाने पीने फल, वेजिटेबल, फ्रूट या कुछ भी लाते हैं वो नॉन ड्यूरेबल है, वो भी फाइनल है। लास्ट सी पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑल कैपिटल गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर, जो भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है वो भी फाइनल गुड्स में आएगी, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, ट्रक, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। अब इसका लेकिन मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कार। अब बताओ, कार के दो है, कार इंटरमीडिएट गुड्स भी है और कार फाइनल गुड्स भी है। अब कार इंटरमीडिएट और कार फाइनल कैसे हो सकती है, कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? कि कार मतलब कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जब कार इंटरमीडिएट है और कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां कार फाइनल गुड होगी? हाँ, यानी कि कोई कार के बिजनेस में लगा हुआ है, उसे वो बेचता रहता है, कार के शोरूम्स होते हैं ना, तो वो फाइनल गुड्स ने नहीं है उनके लिए, उनके वो इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो उन्हें रीसेल कर देगा सेम ईयर में। लेकिन अगर मैं या हाउस होल्ड कार खरीद रहा है कोई, तो वो फाइनल गुड्स है। अगर हम कार लेकर आए तो वो थोड़ी ना इंटरमीडिएट गुड है। तो एक ही प्रोडक्ट किसी के लिए इंटरमीडिएट होगा और किसी के लिए वो फाइनल होगा। मैंने मिल्क का एग्जांपल भी दिया था कि वो फाइनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फाइनल मैंने मिल्क ले आई तो फाइनल हो गया। अब फैक्ट्रीज में मिल्क से अलग अलग स्वीट्स बनती है तो वो क्या हो गए, उनके लिए मिल्क इंटरमीडिएट हो गया। तो एक सेम गुड
इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लेना। वंशिका आई है क्या? ठीक है, मैं लास्ट में उससे इंट्रोडक्शन ले लूंगी। कुछ पूछना है तुम चारों में से किसी को इसमें, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में से? ठीक है, नेक्स्ट। ये डिफरेंस बिटवीन है, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, रीड कर लो। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स में कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लेना। हाँ, जब पेपर में वो लिखोगे ना, अब ट्वेल्थ में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो जब डिफरेंस लिखोगे, बेसिस बहुत जरूरी होता है लिखने में, मतलब बेसिस के बिना डिफरेंस मत लिखना, वो बच्चों वाले काम होते थे। पहले बेसिस लिखो फिर डिफरेंस लिखो। एक बार रीड कर लो, 2 मिनट देती हूँ, कुछ पूछना हो पूछ लेना। अरे यार, हो गया रीड? अंदर चलो, अंदर। नैना, निमित, जतिन एंड वंशिका रीड कर लिया? कुछ पूछना है? कौन सा लास्ट? हाँ ठीक है, उसके ऊपर किसी को पूछना है कुछ? प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट गुड, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इसका मतलब ये है कि उसमें फर्दर प्रोडक्शन की जाती है।
और फाइनल गुड्स तो प्रोड्यूस होते हैं ना, तो कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, उसमें कुछ आगे प्रोडक्शन वो प्रोसेसिंग नहीं करनी होती। ये है। तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, और फाइनल गुड्स उसको क्रॉस कर चुके होते हैं, उनके अंदर कुछ प्रोसेसिंग नहीं होनी होती अब। ये है। ठीक है। पूछना है तुम तीनों में से किसी को कुछ? यस और नो बोल दिया करो, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। पार्टिसिपेट करा करो जतिन एंड वंशिका की, तुम्हें को अभी तक आवाज नहीं आई। मैंने फाइनल गुड्स की बात करी, जैसे मैं पीछे बताई थी, दोबारा कर लेते हैं हम। दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है कैपिटल। कंजम्पशन में सारे हाउस होल्ड वाले जो हम हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं वो आएगी सारे कंजम्पशन में, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। और कैपिटल में फिक्स एसेट जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं या मैन्युफैक्चरर खरीद के लाते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने घर के लिए कोई मशीन लेकर आई, वो कंजप्शन के लिए लाई, उससे मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं करूंगी, घर पे ही रहेगी वो, तो वो कंजम्पशन गुड होएगी। और अगर फैक्ट्री में मैं कोई मशीनरी लाती हूँ कि उससे कुछ सामान बना के बेचेंगे ना, तो वो कैपिटल गुड होएगी। ठीक है। तो कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारी नीड को पूरा करते हैं, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली हमारी नीड को पूरा करते हैं। इनडायरेक्टली क्यों बोला मैंने? क्योंकि कैपिटल गुड्स से ही जो कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं कैपिटल गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स तो सीधा कर देते हैं कंजम्पशन गुड, सीधा कंज्यूम। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको भी। Goods which are capable of satisfying human wants directly are called consumption goods, जो डायरेक्टली हमारे wants को सेटिस्फाई कर देते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल में कौन कौन से आ गए? जो घर पे हमारे सामान होते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मशीन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स में आ गई। ड्यूरेबल का मतलब जो लॉन्ग टाइम चलेगी। नॉन ड्यूरेबल जो एक मंथ में ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाती है, शुगर जो हम हर मंथ लेकर ही आते हैं, शुगर, मिल्क एक दिन में खत्म हो जाएगा, टी, ब्रेड, फ्रूट्स, फ्यूल, पेपर, ये सब आएंगे नॉन ड्यूरेबल में। ठीक है। और सर्विसेज भी। सर्विसेज पता है क्या होती है? और सर्विसेज होती क्या है? अब जैसे मैं जो सर्विस दे रही हूँ, वो क्या है? मतलब टीचर है, वो भी सर्विस में आएगी। मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, तुमको कुछ सामान थोड़ा दे रही हूँ। या डॉक्टर, एक सेकेंड। सॉरी। डॉक्टर, ये सब सर्विस मतलब सर्विसेज तो पता ही होगा क्या होती है। पता है किसी को सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज क्या होती है, कोई बताएगा? कोई तुमसे पूछ ले गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, कोई भी दो डिफरेंस बताओ तुम चारों में से कोई भी। और वैसे ये टेंजिबल चलो ठीक है, फिर भी कम से कम बोले, पार्टिसिपेट करो ऐसे ही, ताकि मुझे भी पता चले। गलत सही कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं, बट ये है कि बोलो। ठीक है, बोलना जरूरी है। सर्विसेज ठीक है, ना उसे हम टच कर सकते हैं ना हम इसे देख सकते हैं, लेकिन वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे अब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है कि पढ़ने से अच्छा होगा, ठीक है, तो मैं भी सर्विस दे रही हूँ। डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी सर्विस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो गुड अलग बात हो गई, लेकिन वो तुमको देख रहे हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं। लॉयर की सर्विस, तो ये सभी कंजम्पशन गुड्स में आएगी। ठीक है, कि इसको हमको कंज्यूम करते हैं, कुछ ले रहे हो ना तुम, वो कंजम्पशन गुड्स में आएगी। एंड कैपिटल गुड्स में क्या आएगा? जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब जो फिक्स एसेट अपने प्लांट में लगाते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। तुम तीनों तो अकाउंट्स वाले हो, तुमको अच्छे से पता होगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और फिक्स एसेट क्या होती है। तो फिक्स एसेट को ही कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है। या तक एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर लगते हैं, वो भी कैपिटल गुड है, क्योंकि उसको बेचने के लिए नहीं लाए, उसको यूज करने के लिए लेकर आए हैं। वो सारे कैपिटल गुड्स में आएंगे।
क्लियर है? कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। यस और नो, आगे बढ़ू मैं? कंजप्शन गुड कैपिटल गुड्स में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अभी पता चल जाएगा मुझे आता है कि नहीं आता। ये छह। हाँ मैं आ जाती हूँ पीछे। हाँ हाँ बता रही। कैपिटल गुड्स थे, कैपिटल में एग्जांपल की तरह समझा देते हैं। एक मशीनरी मैं घर के लिए लेकर आई अपने, ठीक है, मैं घर पे लगा दी, मैं उसको प्रोडक्शन पर्पस के नहीं लाई, सिर्फ घर के यूज के लाई, तो वो है कंजप्शन। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैं कुछ गुड्स प्रोड्यूस करती हूँ, तब मशीनरी लेकर आई, तो वो कैपिटल गुड है, मैं उसको कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, मैं उससे कुछ सामान बना रही हूँ। तो यानी कि जो फैक्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सामान लगता है या एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान लगता है, जो तुम बेचने के लिए नहीं लाए हो, उससे कुछ सामान बनाने के लिए लाए हो, वो कैपिटल गुड है। अगर तुम बेचने के लिए लाए हो, मशीनरी लाई बेच दी, मशीनरी लेकर आ रही हूँ बेच दी, तो वो इंटरमीडिएट गुड आएगा। मशीनरी लेकर आई, उससे सामान बना रही हूँ, चाहे कपड़े बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो वो कैपिटल गुड है। एक ही मशीनरी तीन तरह से काम कर रही है, एक ही मशीनरी को तुम कैपिटल गुड भी बोल सकते हो, कंज्यूमर भी बोल सकते हो, और इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो। एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ मशीनरी का एग्जांपल लेकर। मेरा मशीनरी का बिजनेस है, मैं मशीनरी लेकर आई हूँ, बेचने का काम करती हूँ, तो उसको मैं बोलूंगी इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि मैं बेच रही हूँ उसको एक साल के अंदर अंदर, वो है इंटरमीडिएट गुड। मैं हाउस होल्ड हूँ, मैं मशीनरी लेकर आई, मैं कोई सामान नहीं बना रही, उससे मैं से अपने कपड़े वपड़े धोएगी ना मशीनरी से, वो कर रहे हैं, हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, तो वो क्या होएगा? वो होएगा कंजप्शन गुड। मेरी एक फैक्ट्री है, मैं मशीनरी से कपड़े बनाती हूँ, तो वो कैपिटल गुड है। तीनों में डिफरेंस है, एक ही सेम एग्जांपल से बता दिया मैंने क्या इंटरमीडिएट है, क्या कंजम्पशन है, और क्या कैपिटल है। अब आया समझ में? तीनों में डिफरेंस, एक ही एग्जांपल है कि एक ही गुड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बस हमें देखना है कि वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। हाउस होल्ड कर रहे हैं तो कंजम्पशन में ही आएगा, और बेच रहे हैं तो इंटरमीडिएट, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूज कर रहे हैं तो कैपिटल, वो फिक्स एसेट हो गई उनकी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, अब आ गया समझ में निमित? ठीक है। मेरे को वंशिका की आवाज नहीं, अब आने लेनी पड़ेगी। यहाँ पे छह है, स्टार्ट कर दूं मैं नैना से, और खत्म पता नहीं, छह है ना? चलो देखा जाएगा। नैना ये ना क्लासिफाई करना है कि इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड से। नैना से स्टार्ट करूँ। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, ये इंटरमीडिएट होगा या फाइनल गुड होगा? भी नहीं, एक ही बताना है। पब्लिशर ने पेपर परचेज किया, पब्लिशर का काम क्या होता है? पेपर छापना, उसका काम ही ये है, तो इंटरमीडिएट या फाइनल? ठीक है। जतिन, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, इंटरमीडिएट या फाइनल? ठीक है। क्या नाम है? निमित, मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। हाँ, अगर मैं फाइनल के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटल और कंजम्पशन, तो मिल्क परचेज्ड अ हाउस होल्ड कंजम्पशन या कैपिटल? हाँ ठीक है। वंशिका माइक ऑन करो। मोबाइल सेट परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर। वेरी गुड। अब ये दो है, कोई बता दो जिसको आता है बता देना। प्रिंटर परचेज्ड बाय अ लॉयर, जिसको आता है वो बता दो। हाँ ठीक है, फाइनल के भी दो पार्ट होते हैं, तो मैं कैपिटल बोलूँ या कंजम्पशन बोलूँ इसको? लॉयर का सर्विस देता है ना, वो तो कुछ ना कुछ काम, उसके तो हाँ, क्योंकि उसके लिए फिक्स एसेट का काम कर रही है ये। ठीक है। एंड द लास्ट, चलो लास्ट बताओ। अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड, साल खत्म होने के बाद भी कोल पड़ा था ट्रेडर के पास। अब ये फाइनल में आएगा या इंटरमीडिएट में आएगा? ये थोड़ा सोच के बताना मुझे।
अनसोल्ड कोल, कोल पड़ा रह गया, बिका ही नहीं पूरे साल, अब वो उसको क्या। नहीं, ये मैंने लास्ट में तुमको बताया था, जब स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट में लिखा था मैंने कि हम रीसेल इन द सेम ईयर, अगर वो सेम ईयर में नहीं बेचता तो हम उसको फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं फिर। ठीक है। ये जब इंटरमीडिएट, अभी नोट्स भी भेज दूंगे तुमको, इंटरमीडिएट में 3 कैटेगरी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रीसेल इन द सेम ईयर, ये मेन कैटेगरी है इंटरमीडिएट की, तो ये इसको फिर हम फाइनल में मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लोस, ये मैंने नैनो निमित को था, नैना एक्सप्लेन कर, अगर याद है तो लास्ट क्लास में किया था स्टॉक एंड फ्लोस। नैना या निमित में से कोई भी जिसको आता हो, स्टॉक एंड फ्लो समझाया था मैंने। हम्म। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक फिगर बनी हो, इससे भी तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नल लगा हुआ है, टैप में से वाटर आ रहा है, वो वाटर आता जा रहा है आता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लो। और जो वाटर जो इकट्ठा हो गया उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। ठीक है। अगर मैं इसका एक नैना को पता ही है वैसे, समझाती हूँ, अगर मैं इसका एग्जांपल अकाउंट्स की उससे दूं, तो बैलेंस शीट जो बनाते हो तुम, एट पॉइंट ऑफ टाइम बनाते हो ईयर एंड पर, वो स्टॉक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये सब बनते रहते हैं, फॉर द ईयर लिखा होता है ना, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर बनते रहता है, वो फ्लो है। तो अगर इन्वेंट्री की बात करूं मैं, अब स्टॉक, अब इको के लिस्ट में आते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बताएं क्या होता है, गुड्स लाते हैं हम, अगर गुड्स ईयर एंड पे जो मेरे पास बचे पड़े हैं वो स्टॉक में आएंगे, और पूरा ईयर जो गुड्स का आता जा रहा है आता जा रहा है उसको हम फ्लो मानेंगे। एग्जाम समझ में आ गया, फ्लो एंड स्टॉक में डिफरेंस। स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितने गुड्स है, वो है स्टॉक। और ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो एक हफ्ता हो, चाहे वो एक महीना हो, चाहे वो एक साल हो, कितना गुड्स मेरे पास आए, वो है फ्लो। फ्लो मतलब जो चल रहा है, और स्टॉक मतलब जो रुक गया है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तुम इसका एग्जांपल कैश की तरह भी ले सकते हो। मैंने देखा महीने के एंड पे मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, वो स्टॉक हो गए, मैं पूरे महीने देखते जा रही हूँ मेरे पास कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो फ्लो हो गया। ठीक है। तो स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज को कैलकुलेट करना, और फ्लो का मतलब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कैलकुलेट करना। क्लियर है स्टॉक एंड फ्लो, तो मेरे डायग्राम्स भी क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यू करो, कुछ पूछना है इसमें, स्टॉक एंड फ्लो में। दोबारा रिपीट कर दूंगी, अगर समझ में नहीं आया यस या नो बोल दिया करो। वंशिका समझ में आ गया स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। हाँ, यहाँ पे ना फिगर देखो, फिगर में हमें एक टैप दिख रहा है, टैप से जो पानी आ रहा है ना फ्लो है, मतलब वो कंटिन्यूसली आ रहा है। और जो पानी इकट्ठा हो गया उसको स्टॉक बोलेगी। जैसे कि एट द एंड ऑफ मंथ मैं देख रही हूँ मेरे पास कितने गुड्स पड़े हैं, महीने के एंड पर देख रही हूँ 31 मार्च को, तो वो स्टॉक है। और मैं पूरे ईयर का, अगर पूरे मंथ का लगाती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट डे इतना आया, सेकंड डे इतना आया, थर्ड डे इतना आया, फोर्थ डे इतना आया, वो फ्लो होगा। जब मैं हर एक दिन का देख रही हूँ तो फ्लो है। मैंने सिर्फ लास्ट डे पे देख लिया मेरे पास इतना है, वो स्टॉक है। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या डिफरेंस है फ्लो और स्टॉक में। ठीक है, ये सब मैं एक बार भेज दूंगी, रीड कर लेना। जब नेक्स्ट क्लास होगी पहले डाउट सेशन ले लूंगी, उसके बाद फिर नया करेगी इसके आगे। हम्म। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब बताओ अकाउंट्स वाले बच्चे। तीनों में से कोई भी। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, कैपिटल भी बोल लो, कैपिटल फॉर्मेशन वैसे इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने मशीनरी खरीदी वो भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक लैंड खरीद लिया वो भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है।
यानी कि जो भी हम कैपिटल असेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वैसे तो इन्वेंट्री जो आती है, इन्वेंट्री को भी इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है इकोनॉमिक्स टर्म में। तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड होता है और नेट में ऐड नहीं होता, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर तुम डेप्रिसिएशन हटा दो तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स नैना नैना इन्वेस्टमेंट्स में आ गई क्या होती है? हाँ, क्योंकि वो तो अकाउंट्स के समय में पता होगा। इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ हम पैसा लगाते हैं जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि कोई जो ये होते हैं बिजनेस वाले, ये अपने मशीनरीज लेकर आते हैं, फर्नीचर लेकर आते हैं, स्टॉक लेकर आते हैं बेचने के लिए, ये सब इन्वेस्टमेंट है। वो उसमें पैसा लगा रहे हैं ताकि उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन पता है, पता ही होगा वैसे, 11th में तुमने चैप्टर किया होगा डेप्रिशिएशन के ऊपर। वंशिका, डेप्रिसिएशन क्या होता है? 11th में अकाउंट्स में किया है। निमित, ये नहीं पूछ रही मैं, 1 साल का। डेप्रिसिएशन कोई पूछे डेप्रिसिएशन क्या है, ये थोड़ा ना बोलेगी कि 1 साल में लगाते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? चलो तू नैना को समझा रहा है डेप्रिसिएशन, कैसे समझाएगा उसको? जतिन पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? 11th में अकाउंट्स में किया होगा। हाँ, जो ऐसे अब हम कुछ भी चीज यूज करते हैं। अब मैं फोन लेकर आई, अगर मैं आज 10,000 का कोई फोन लेकर आई, तो उसकी धीरे धीरे यूज करूंगी, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 का लेकर आई, अब मैं बेचूंगी 8 का, तो जो 2,000 के जो है वो डेप्रिशिएट हो गया मेरा फोन, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। कोई भी चीज ले आओ, कोई भी फिक्स एसेट ले आओ, कोई भी इन्वेंट्री ले आओ, तुम रॉ मटेरियल ले आओ, उसकी भी नेक्स्ट डे क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। इसके रीजन भी पड़ेगी, लेकिन भी डेप्रिशिएशन क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए ना। ना समझ में आ गया डेप्रिशिएशन क्या होता है? ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं। स्टॉक एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री यानी कि गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुड्स लेकर आते हैं ना बाहर से, उसको फिर प्रोसेस करते हैं फिनिक्स प्रोडक्ट में। तो जो गुड्स लेकर आए रॉ मटेरियल, वो आएगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और जो फिक्स एसेट उन्होंने अपने बिजनेस में लगाई है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर या कुछ और से लैंड, ये सब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, वो नेट हो जाती है। जैसे अगर 10,000 का फोन लिया मैंने, अब मैं कह रही हूँ कि उसकी वैल्यू 8,000 है, तो 8,000 नेट इन्वेस्टमेंट है। उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कि इतना डेप्रिसिएशन लग सकता है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो मुझे अब 8,000 ही मिलेगी इसके, तो वो 8,000 नेट इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन के रीजंस, या उसको हम कैपिटल कंजम्पशन भी बोलते हैं। कैपिटल कंजम्पशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आगे हमने नेशनल इनकम करेंगे, उसमें कहीं कहीं पे लिखा होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो भी डेप्रिसिएशन ही होता है। कंजम्पशन यानी कि फिक्स कैपिटल को कंज्यूम कर लिया, उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन। अब इसके रीजन लिखे, रीजन क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? मतलब किसी भी चीज की वैल्यू क्यों कम हो जाती है। नॉर्मल वी एंड टी है, फोन लेकर आए, धीरे धीरे करके खराब, हम उसको यूज करेंगे तो खराब तो हो ही जाएगा ना। तो नॉर्मल वी एंड टीयर, उसकी वजह से, नॉर्मल वी एंड टीयर का मतलब ये है किसी भी एसेट को हम लेकर आए तो थोड़ा बहुत डैमेज उसके अंदर आ जाते हैं, जो कभी कभी रिपेयर से भी ठीक नहीं होते, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम कम करनी पड़ेगी। और क्यों डेप्रिसिएशन लगता है? फोर्स, हाँ टाइम पीरियड भी है, टाइम पीरियड के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
जो आज फोन तुम्हें हो जाता है 25,000 का मिल रहा है, वो अगले साल 19,000 या 18,000 का मिलेगा। टाइम पीरियड के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इससे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं अकाउंट्स वाले तो कि उनको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो कि उनके जो बिजनेस में सामान पड़े, फिक्स एसेट पड़े, उनकी वैल्यू के एक्चुअल में, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो। और सेल के टाइम पे लगाते हैं उनके एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। यहाँ पे है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों, एक नॉर्मल वेयर एंड टियर। ऑब्सोलेट्स क्या होता है, धीरे धीरे खराबी आ जाना उसके अंदर। अगर तुम्हारे अंदर घर में मशीन पड़ रही है तो मशीन में धीरे धीरे इंजन खराब हो जाएंगे, कुछ खराब हो जाते हैं उसके, तो वो ऑब्सोलेंस के अंदर आएगा। ऑप्शंस के दो रीजन दे रखे हैं, एक चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, दूसरा चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। धीरे धीरे जो है लोग डिमांड भी चेंज कर लेते हैं, तो वो चीज पुरानी हो जाती है तो लोग ज्यादा पैसे नहीं देते उसके। जो अभी तुम लेकर आओगे उसके हो सकता है तुम ज्यादा पैसे दे दो, लेकिन एक साल बाद चीज वो पुरानी हो जाएगी, क्यों पैसे देगा उसका कोई। इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो डेप्रिसिएशन के दो मेन रीजन है, एक नॉर्मल वी एंड टी और दूसरा फोर्सीन। फोर्सीन का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड, जो हो हमें पता है कि ऐसा होगा। ऑब्वियस बात है कि टेक्नोलॉजी और डिमांड चेंज होती रहती है, नहीं पता होने वाले इसमें नहीं आते। जो पता है वही वाले डैमेजेस या वही वाले ऑब्सोलेंस आएंगे। तो नॉर्मल वीएनटी और फोर्सीन ऑब्सोलेंस, ये दो रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। ठीक है, और इसको हम डेप्रिसिएशन को और क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सुना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंपनीज लगाती है, उसमें क्या करती है वो। नैना को नहीं पता होगा, बाकी तुम तीनों को तो पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन क्या होता है, एक्सपेक्टेड लॉसेस। हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हमें जो भी लॉस फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए पहले से ही एक रिजर्व अलग से रखना पड़ता है। तो कंपनीज पहले से एक डेप्रिसिएशन, उन्हें पता है हर साल लगाना ही है, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना देती है। उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये अलाउंस का मतलब ये है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहले से ही कवर करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके अगर कंपनी के पास कुछ पैसे नहीं है तो वो वहां से निकाल सकती है। इसको बोलते हैं प्रोविजन। एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए पहले से ही साइड रख लो, होता है ना घर में शादी का तो पहले से थोड़ा सा साइड में रखने शुरू कर देते हैं कैश, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, सेविंग इसलिए करते हैं ना। वही प्रोविजन होता है। अब एक डिफरेंस पूछा जाता है, एक कैपिटल लॉस क्या होता है। डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू धीरे 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 कम होती रहती है, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, वो पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, इकोनॉमिक्स व अकाउंट्स पढ़ते हैं। अब कैपिटल लॉस क्या होता है। अभी मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड अचानक से कुछ हो गया, अचानक से जो अर्थक्वेक आ गया, सारी की सारी मशीनरी फर्नीचर सब खराब हो गई बिजनेस की, वो सबका सब कैपिटल लॉस में जाएगा। वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो पूरा खराब हो गया, अनएक्सपेक्टेड की वजह से हुआ ना, वो सारा कैपिटल लॉस में जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कैपिटल लॉस क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है क्वेश्चन, नहीं पेपर में कई बार की डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। कई बार बच्चे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो ना, तो वो सोचते हैं कि कैपिटल लॉस ही डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन होता है एक्सपेक्टेड, जो हमें पता है कि फ्यूचर में होना ही होना है। और कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड, एकदम से कुछ लॉस आ गया बिजनेस में, असेट खराब हो गई, वो सारा कैपिटल लॉस में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। पूछने चारों को, अभी पूछ लो, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। अच्छा, बाकी फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी फैक्टर प्रोडक्शन। सबको ब्लर दिख रही है, कोई नेट इशू ना हो तेरा।
अच्छा, एक मैं दोबारा शेयर करती हूँ, ठीक है, बंद करके। अब साफ है निमित? हाँ, तो मे भी कुछ इशू हो गया होगा बीच में, कहाँ गया हम? ये लो कर लो रीड, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर मुझसे, आज यहीं पे इतना ही करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से करवाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। कैपिटल लॉस ये होता है जैसे कि बिजनेस में कभी कोई अचानक से सोचो फायर लग गई। हाँ, होता है ना, कई बार फायर अटैक हो जाते हैं, या कहीं अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी ऐसी एक्सीडेंटल कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया जिसकी वजह से फर्म की डैमेज हो गई सारी की सारी असेट, वो कैपिटल लॉस में आएगा। क्योंकि ये सारी क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है, उसमें नुकसान जो है वो सारा कैपिटल लॉस होता है। डेप्रिसिएशन होता है कि असेट की वैल्यू कम होना, और मुझे पता है कि वो होएगा। कैपिटल लॉस में मुझे नहीं पता वो होएगा, वो तो बाय चांस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन अलग है और कैपिटल लॉस अलग है, दोनों में असेट की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन डेप्रिसिएशन में मुझे पता है, हम पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं उसका, तो कि फ्यूचर में वैल्यू कम होगी। और कैपिटल लॉस में ऐसा नहीं होता, वहां एक्सीडेंटल होता है। आज का कुछ पूछना है, मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, कुछ पूछना है तो। वैसे तो यही था, कुछ इतना था नहीं आज, यहाँ से था मेन तो। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं? अ, जतिन बताओ जल्दी से, क्यों रिवीजन करते हैं फिर एंड करती हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? ठीक है, एंड फाइनल गुड्स? हाँ, या फिर जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मशीनरी भी फाइनल गुड्स में आती है, ठीक है। नैना, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हाँ, यानी जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग में कुछ यूज करते हैं, ठीक है। और कंजम्पशन? ठीक है, बाकी डेफिनेशंस प्रॉपर लर्न कर लेना इसकी। और अब स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस, वंशिका, स्टॉक एंड फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट में बताओ बस। ऐसे चली गई क्या वो? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं चलो बाद में देखती हूँ फिर उसका। कौन था, निमित रह गया, निमित। हाँ हाँ। यानी कि कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पढ़ रहे हैं तो वो स्टॉक, और ड्यूरिंग द ईयर पढ़ रहे हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं तो वो फ्लो। ठीक है।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन तीनों को कौन बताएगा? कोई भी एक जना बता दो, फिर बाकी के टॉपिक दूसरों से पूछ लूंगी। निमित ही बता दे, फिर नेक्स्ट उससे पूछी जतिन से। ग्रॉस, नेट और डेप्रिशिएशन, ग्रॉस और नेट बस। ग्रॉस। इन्वेस्टमेंट विदाउट डेप्रिसिएशन जो ग्रॉस होती है, सॉरी विद डेप्रिसिएशन। हम्म। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस जतिन? हाँ। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन एक ही चीज होती है एक तो, ठीक है। कैपिटल लॉस होता है वो जो तुमने दूसरा बोला, अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाता है। चला के तो खत्म हो गया ना, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे ना ये डिस्कस करना था कि मैं थोड़ा टाइमिंग वाई चली गई ना, उससे बाद में बात करती हूँ। कि मैं 4:30 रख लूँ, किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि 3:30 तो लंच टाइमिंग होता है ना, तो लेट हो जाता है। जतिन कोई प्रॉब्लम है 4:30? हाँ ठीक है, इको की तो एक आप 1 आवर ही रहेगी। अकाउंट्स में क्योंकि वो फॉर्मेट क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं ना, उसका मैंने 1.5 आवर करी है। तो यानी कि 4:30 to 6 होएगी कल। ओके, तुम्हारा नंबर यही व्हाट्सएप पे है, मैं नोट सेंड कर दूंगी। सेम नंबर है व्हाट्स हाँ, ये नंबर जो तुमने जिस नंबर से लॉगिन करा है टीचमिंट पर, सेम है, ठीक है। मैं उस पर कर दूंगी। ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ आज के लिए। टेक केयर।